हेलो दोस्तों, कैसे हो? ज्ञानी शर्मा जी, एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड 2 में निवेश के नियम में हमने एसेट एलोकेशन, उसमें स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन के बारे में डिस्कस किया। ये एसेट एलोकेशन करने के लिए एसेट्स जो और डबल सुरक्षा ट्रायंगल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें 2 पिरामिड है। एक्सटर्नल पिरामिड तो हमने इन डिटेल डिस्कस किया, लेकिन इंटरनल पिरामिड जो है, वो एसेट्स का जो पिरामिड है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। हालांकि डिस्कस किया हमने, लेकिन बहुत कम। तो मैंने सोचा इस एपिसोड में हम उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अभी रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स में क्या क्या आता है, कौन से प्रोडक्ट आते हैं, और वो उसी मैट्रिक्स को थोड़ा ऐसे घुमाएंगे तो पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट वही मैट्रिक्स को आप ऐसे घुमाएंगे वो पिरामिड होगा, और पिरामिड में जो ऊपर की जो मैट्रिक्स के ऊपर में जो है, जो हाई रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट, वो ऊपर आ जाएंगे पिरामिड के। तो उसी में आपको पता चलता है उसमें कितना पैसा डालना है आपको, है ना। जो हमने स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन और टैक्टिकल एसेट एलोकेशन के बारे में जब डिस्कस करते वक्त मैंने आपको बोला था कि कैसे करना है। आज अभी जानेंगे कि कैसे, कौन से अभी ये देखिए आप, जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मैंने जो मैट्रिक्स डाला हुआ है, इसमें पहले आता है बैंक एफडी, जैसे मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट एफडी, पोस्टल सेविंग्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एनसीडीज़ और बॉन्ड्स। ये सब भी ये भी कोर एसेट्स के हिस्से हैं। कोर एसेट्स, हाइब्रिड एसेट्स एंड एग्रेसिव एसेट्स, है ना। तो इन एडिशन टू दिस, आप अगर डायरेक्टली निवेश नहीं करना है आपको इन एसेट क्लासेस में, आप म्यूचुअल फंड का रूट ले सकते हैं। उसमें क्या है, ओवरनाइट फंड से लेकर फिक्स मैच्योरिटी प्लान तक का बास्केट है आपके पास। तो उसमें क्या है, ओवरनाइट फंड है विच विल इन्वेस्ट इनटू रिवर्स रेपो एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको बहुत कम रिस्क है उसमें। हालांकि मनी मार्केट का जो रेट है उस दिन का 5%, 5.5%, 4% जो भी है, वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। ये थोड़ा लिक्विड फंड से ज़्यादा इनका ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो हम बोलते हैं फिक्स्ड इनकम में, उनका थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स विल ट्राई टू आउट परफॉर्म लिक्विड फंड्स। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स का अगेन मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज़ लॉन्गर देन द लिक्विड फंड्स एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। तो रिटर्न के हिसाब से भी आपको शॉर्ट टर्म फंड्स शुड गिव यू बेटर रिटर्न्स इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म फंड्स विल आउट परफॉर्म लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। उसके बाद आता है आपके बॉन्ड फंड्स, जो प्योरली बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स विच विल इन्वेस्ट प्योरली इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, विच में भी ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो इनमें निवेश करते हैं वो, और कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी निवेश नहीं करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है आपको। बहुत सारे लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड में पैसा डाला तो मेरा डूबेगा नहीं, कोई रिस्क नहीं है। देयर इज ए रिस्क कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं तो बॉन्ड का प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है इकॉनमी में, तब ये बॉन्ड प्राइसेस जो ऊपर जाता है, और इंटरेस्ट रेट जब ऊपर चला जाता है तो ये बॉन्ड प्राइसेस विल गेट इम्पैक्टेड एंड उनका प्राइसेस कम होते हैं। उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क दोनों है। देन यू हैव क्रेडिट रिस्क फंड्स ऑल्सो, और फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स, व्हाट वी कॉल ओपन एंडेड फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स आर क्रेडिट रिस्क फंड्स, क्लोज्ड एंडेड क्रेडिट रिस्क फंड्स आर कॉल्ड फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कोर एसेट्स के हिस्से हैं। बैंक एफडी, कॉर्पोरेट एफडी, पोस्टल सेविंग्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, एनसीडीज, बॉन्ड्स, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स, बॉन्ड फंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स,
fixed income funds. All fixed income funds will form the part of core assets. In addition to this, जो जिस घर में आप रहते हैं, that will also be part of the core assets. Remember this. क्योंकि हाउस का भी वैल्यूएशन होता है कि अगर चाहिए तो आप कल को उसको सेल करके, बहुत लोग ये करते भी हैं. You can live in an apartment and then you know that the money can be kept in a fixed deposit and from that also you can earn. So that's why your own house, मतलब आपने 10 करोड़ डाल के घर खरीदा, वो भी आपका core asset का हिस्सा है. Remember this. Lot of people will not, financial advisors will not tell you this. आपका खुद का घर भी core asset का हिस्सा है. इसके बाद आता है जो हमारा जो इनर पिरामिड में हाइब्रिड एसेट्स. ये हाइब्रिड फंड्स क्या होता है? हाइब्रिड फंड्स बेसिकली, हाइब्रिड एसेट्स और हाइब्रिड फंड्स बेसिकली इन्वेस्ट इनटू मोर देन वन एसेट क्लास. जैसे कि नेक्स्ट पिरामिड आप रिस्क रिटर्न ट्रायंगल देखोगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट एसेट और प्रोडक्ट इज इक्विटी सेविंग्स फंड. तो इक्विटी सेविंग्स फंड क्या होता है? इसमें लगभग 80% जो गवर्नमेंट डेट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में फंड मैनेजर डालता है. बाकी का जो 20% है उसमें या तो आर्बिट्राज में, नहीं तो इक्विटी में भी, प्योर इक्विटी में भी एक्सपोजर ले सकते हैं. तो टोटल 20% में आपका रिस्क बनता है. बाकी 80% विल गिव यू, इट विल वर्क एज अ कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड अकॉर्डिंग टू मी. तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है from a long term, short term perspective of medium term perspective also, from long term perspective also. अगर आपको एसेट एलोकेशन करना है तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है इक्विटी सेविंग्स फंड जिसमें आप देख सकते हैं कि जब भी मतलब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, आप थोड़ा पैसा निकाल के ऐसे फंड्स में डाल सकते हैं. लेकिन आपका इसमें भी आपका होराइजन थोड़ा मतलब ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें 20% पैसा जाता है इक्विटी में, विच इज़ ए रिस्की एसेट क्लास. तो उसके बाद आता है जो हाइब्रिड में बैलेंस एडवांटेज फंड आता है. बैलेंस फंड आता है. बैलेंस फंड क्या होता है कि आपका 50-60% पैसा रहेगा फिक्स्ड इनकम में, 40% रहेगा इक्विटी में. ऑफ कोर्स all balance funds will try to achieve the 60% in equity with exposure to arbitrage, क्योंकि पूरा taxation purpose. Otherwise, generally I am saying that the exposure can be 50-50, 60-40, 70-30. मल्टी एसेट फंड्स रहते हैं जिनमें डेट, इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटीज़ भी रहता है. आजकल इंटरनेशनल इक्विटीज़ भी रहता है. तो वो भी एक अच्छा मतलब आपके लिए निवेश का एक साधन है, आपकी मतलब तरक्की के लिए, आपके फाइनेंशियल जो कमिटमेंट को रीच करने के लिए, फाइनेंशियल गोल्स को रीच करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है ये, है ना, बैलेंस फंड, मल्टी एसेट फंड, और फॉर दैट मैटर बैलेंस एडवांटेज फंड्स ऑल्सो. उसके बाद जो हाइब्रिड एसेट्स के बाद जो आता है वही है जो अपर पिरामिड में रिस्की एसेट क्लासेस. उसमें क्या आता है? एक तो इक्विटी फंड्स आते हैं. इक्विटी फंड्स में भी अलग अलग तरीके के इक्विटी फंड्स हैं. आज आप जाओगे तो फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है जहां जो लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करते हैं. मिड कैप फंड्स हैं जो मिड कैप, प्रिडोमिनेंटली दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मिड कैप कंपनीज. स्मॉल कैप फंड्स आर ऑल्सो देयर जो स्मॉल कैप्स में स्टॉक्स में निवेश करते हैं. तो जैसे कि आपका मतलब जितना रिस्क आप लेना चाहते हो उसके हिसाब से आप ये डिसीजन ले सकते हो कि किस में कितना डालना है. जनरली यू शुड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, यू शुड इन्वेस्ट इनटू एटलीस्ट वन फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक लार्ज कैप फंड, एक मल्टी कैप फंड. मल्टी कैप क्या होता है? लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों होते हैं. फ्लेक्सी में क्या होता है कि इट कैन बी लार्ज कैप ओरिएंटेड, इट कैन बी मिड कैप ओरिएंटेड. इसको फ्लेक्सी बोलते हैं. जनरली फ्लेक्सी कैप्स आर लार्ज कैप ओरिएंटेड. तो म्यूचुअल फंड को छोड़े तो अभी आ जाता है कि आपका डायरेक्ट इक्विटी, डायरेक्टली जो आप स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक को बाय करोगे या
लार्ज कैप स्टॉक को भी बाय करोगे, वही है मतलब लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का वही तरीका है कि आप बने रहो मार्केट में, चाहे आप म्यूचुअल फंड का रूट लो या डायरेक्टली आप निवेश करो, वो इमेटीरियल है। दैट्स वाई टूल इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गोल के लिए एसेट एलोकेशन, मैंने जैसे एपिसोड 2 में बोला था, एसेट एलोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रियल एस्टेट भी इसमें आ जाता है, रिस्क एसेट क्लास में कमोडिटीज़ भी इसमें आ जाता है, और बाकी के प्रोडक्ट लाइक PMS ऑल्सो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी, जो इक्विटी ओरिएंटेड PMSs हैं या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स which purely takes equity risk will also fall into the risky asset class. So हमने आज ये जानने की कोशिश की कि जो इनर पिरामिड में जो कोर एसेट्स क्या है, हाइब्रिड एसेट्स कौन से हैं और रिस्की एसेट्स कौन से हैं। तो ये एसेट्स जानने के बाद ये ज़रूरी है कि कितने में कितना डालना है। तो एसेट एलोकेशन के मैंने मतलब पहले एपिसोड में क्लियरली बताया था, तो अलग अलग तरीके जो है, तो आप ज़रूर मतलब कोशिश करो, शुरुआत करो। अगर आपने शुरुआत नहीं किया है निवेश करने का, शुरुआत ज़रूरी होती है मतलब हर एक चीज़ की। इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड, स्टार्ट, बिकॉज डोंट वेट फॉर द मार्केट्स टू करेक्ट। वो अच्छा तरीका नहीं है निवेश करने का। निवेश करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, मतलब एक ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जाके आप मतलब निवेश करो, वही एक नहीं है, अलग है। जैसे कि आपने एक जो मैंने रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का जो ग्राफ डाला है इसमें आज के एपिसोड में आप देख सकते हैं, उसमें तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं, ऐसे टूल हैं आपके लिए। इन्वेस्टमेंट व्हीकल मैं जो बोलता हूँ, प्रोडक्ट अगर नहीं बोलना है आपको, जनरली मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने मतलब मेरे 23 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी किसी भी निवेशक को भी कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि आप इसमें डालो पैसा, वो गलत होता है, क्योंकि देन आई विल बिकम अ सेलर। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि कैसे मतलब निवेशक को उसकी जो मंजिल है वहाँ तक लेके जा सके। हालांकि ये मेरा काम ये ज़रूर है कि हमको ये करना है कि वेल्थ मैनेजमेंट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका फ़ायदा उठाएं। तो मेरी हमेशा एक ही मतलब टारगेट रहा है कि कैसे हम इन्वेस्टर को एजुकेट करें और सही रास्ते में निवेशक को लेके जाए। ये मेरी कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों, आपका सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर शेयर करो मेरे साथ, और आपको कोई क्वेरी भी है आप DM कर सकते हैं डायरेक्टली। यू कैन रीच मी, यू कैन ईमेल मी ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट, बने रहिए।